Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And if you want us to come up with a new video every day, so do like, comment, share and subscribe SSP Success. So today we are going to cover India-Pakistan relation in detail, and that would be helpful for you in lecturate, GD and interview. And guys, I'll be putting the link of India-Pakistan relation articles that we have covered recently. So let's get started. सो जो रिलेशनशिप है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में दे हैव बिन कॉम्प्लेक्स ड्यू टू नंबर ऑफ हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल इवेंट्स. जो रिलेशन है दोनों कंट्रीज के बीच में दे हैव बिन डिफाइंड बाय वायलेंट पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1947. जो कश्मीर है वो वन ऑफ द मेन रीजन होता है लड़ाई का इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. दो द टू साउथ एशियन नेशन शेयर लिंग्विस्टिक कल्चरल जोग्राफिक इकोनॉमिक लिंक्स एंड देयर रिलेशनशिप हैज बिन प्लेग्ड बाय हॉस्टिलिटी एंड सस्पिशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशन. सो क्या हुआ था कि 1947 में इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ था और वो डिवाइड हुआ था दो पार्ट्स में, इंडिया एंड पाकिस्तान. उसके बाद से तीन मेजर वॉर्स लड़ी गई दोनों कंट्री के बीच में. और एक जो थी कि जो तीनों थी वो थी पाकिस्तान के ऊपर, और एक थी जो इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971, वो थी बांग्लादेश को लिबरेट कराने के लिए. दोनों साइड से काफ़ी एफर्ट्स लिए गए ताकि बायलेटरल टाइज को एनहांस किया जाए. वो कुछ एक्सटेंट तक जो सक्सेसफुल भी रहे थे, बट फिर रिलेशनशिप जो है वो हैम्पर हो जाते थे फ्रीक्वेंट टेररिस्ट अटैक से और सीज फायर वॉयलेशन जो पाकिस्तान साइड से होती रहती थी. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशन. सो पहले हम इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1947 एंड 1948 की बात करते हैं. ये प्राइमरी वॉर थी, जो चार वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच उनमें से. तो इस वॉर में क्या हुआ था, ये वॉर जो थी वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए हुई थी, तो जिसका कंट्रोल महाराजा हरी सिंह के पास था. तो उन्होंने क्या किया, जब पाकिस्तान ने इन्वेड किया ना जो जम्मू एंड कश्मीर में, तो उन्होंने प्ली की इंडिया को असिस्टेंस के लिए. फिर असिस्टेंस ऑफर की गई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ. उसके बाद सीज फायर भी साइन हुई, मैटर को यूएन के पास लेके जाया गया और काफ़ी सारी चीज़ें हुई. ये वॉर की वजह से जो 2/3 पार्ट था कश्मीर का, इंक्लूडिंग कश्मीर वैली एंड जम्मू एंड लद्दाख, वो इंडिया के पास आ गया और पाकिस्तान ने 1/3 ऑफ द स्टेट को कंट्रोल कर लिया था, जिसको उन्होंने नाम दिया आज़ाद कश्मीर. नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965 की. तो क्या हुआ था कि जब इंडिया का जो है डिफीट हुआ 1962 में, जो इंडिया सीनो वॉर हुई थी उसमें, उसके बाद नेहरू जी की डेथ हो गई 1964 में, और इंडिया काफ़ी वीक इकोनॉमिक सिचुएशन में थी. तो इंडिया की मिलिट्री को वीक समझा उस टाइम पे किसने, पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका काफ़ी सपोर्ट करता था मिलिट्री हार्डवेयर और एयर पावर में. तो पाकिस्तान ने क्या किया, वॉर स्टार्ट कर दी इंडिया के अगेंस्ट कश्मीर को लेके. ओके, क्योंकि उनको लगा इंडिया वीक है, तो ताकि इंडिया को नेगोशिएशन के लिए टेबल पे लाया जा सके. जो इंडिया पाकिस्तान वॉर थी 1965 की, उसकी वजह से क्या हुआ, वो किस वजह से शुरू हुई थी, वो सर क्रीक रीजन जो 1965 अप्रैल में, मतलब सर क्रीक रीजन का जो इशू था उसकी वजह से शुरू हुई थी. पाकिस्तान ने ऑपरेशन गिब्रल्टर को लॉन्च किया और फोर्सेस को इन्फिल्ट्रेट कर दिया जम्मू एंड कश्मीर में, ताकि इंसर्जेंसी हास्टन की जा सके इंडिया के अगेंस्ट. फिर सितंबर 1965 में पाकिस्तान ने फुल ब्लॉन अटैक लॉन्च किया और अखनूर को कैप्चर कर लिया, और उसके बाद कश्मीर में बॉम्बिंग करना शुरू कर दी. तो पाकिस्तान की आर्मी को प्रेशर में लाने के लिए इंडिया ने एक रिप्लेसमेंट फ्रंट खोला पंजाब में. उसके बाद इंडिया ने लॉन्च की फुल स्केल मिलिट्री रिस्पांस पाकिस्तान के ऊपर. इसके बाद क्या हुआ कि थाउजेंड्स ऑफ कैजुअलिटीज़ हुई दोनों तरफ. उसके बाद वॉर जो है वो तब रुकी जब यूएन ने मीडिएट किया और सीज़ फायर को साइन करवाया. सीज़ फायर जो है वो साइन तब करवाई गई जब इंटरवेंशन किया गया यूएसएसआर और यूएस के द्वारा. उसके बाद जो ये वॉर को टैकल किया गया था ना, वो बेटर लीडरशिप, क्विक डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस और बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज जो अवेलेबल थे इंडिया के पास, उनकी वजह से किया गया था. अब हम इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 की बात कर लेते हैं. 1947 के बाद जो पाकिस्तान है वो जियोपॉलिटिकली डिवाइड हो गया था दो मेजर रीजन में, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान. जो वेस्ट पाकिस्तान था वो तो अभी का पाकिस्तान है, और जो ईस्ट पाकिस्तान था वो डोमिनेटेड था बंगाली पीपल से.
तो पाकिस्तान ने लॉन्च किया मिलिट्री ऑपरेशन ऑपरेशन सर्च लाइट और एक जीनोसाइड किया बंगालीज का इन दिसंबर 1971। उसके बाद पॉलिटिकल क्राइसिस हो गई ईस्ट पाकिस्तान में और सिचुएशन जो है वो हाथ से निकल गई थी। इंडिया ने इंटरवीन किया और रिबेली बंगालीज पॉपुलेशन को सपोर्ट किया। इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो मटीरियल और मोरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाई मुक्ति बननी रेजिस्टेंस मूवमेंट को इन ईस्ट पाकिस्तान, और अवामी लीग मेंबर्स को जो फॉर्म हुआ था इन एग्जाइल इन इंडिया उनको भी। इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया अटैक ईस्ट पाकिस्तान में फ्रॉम 3 साइड्स और नेवल ब्लॉकेड किया ईस्ट पाकिस्तान का, और वो इम्पोज किया गया इंडियन नेवी के द्वारा। उसके बाद जब इंडियन नेवी ने ये जो इम्पोज किया ना ब्लॉकेड, उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा जो पाकिस्तान की नेवल स्ट्रेंथ थी वो डिस्ट्रॉय हुई। जो यूएस की नेवी है उन्होंने भी ब्लॉकेड करने की ट्राई किया, बट उस टाइम सोवियत यूनियन ने जो है हमारा सपोर्ट प्रोवाइड किया। हुआ क्या था कि जो अमेरिका है वो उसने अपनी एक शिप भेजी, बट क्या हुआ सोवियत यूनियन ने भी अपनी एक शिप भेजी और अमेरिका नहीं चाहता था यूएसएसआर से लड़ना, तो फिर वो लोग रुक गए। उसके बाद क्या हुआ, 93 पाकिस्तानी फोर्सेस के जो जवान थे उन्होंने सरेंडर कर दिया और ईस्ट पाकिस्तान इंडिपेंडेंट नेशन बन गया बांग्लादेश के नाम से। उसके बाद जो शिमला एग्रीमेंट है वो साइन हुआ 2 जुलाई 1972 में, जहाँ पे एलओसी को रिकॉग्नाइज किया गया और इंडिया ने जो लैंड को ऑक्यूपाई किया था वो पाकिस्तान को वापस दे दिए, और जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स थे उनको रिपैट्रिएट किया गया, और ये डिसाइड किया गया कि कश्मीर के इशू को बायलैटरल नेगोशिएशन के थ्रू बाद में सॉल्व करेंगे। उसके बाद कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ 1999 में। तो विंटर्स के टाइम पे 1998 और 1999 में इंडियन आर्मी ने अपनी पोजीशंस को विकेट कर दिया हाई पीक से कारगिल सेक्टर में कश्मीर के, जो कि वो हर साल करते थे। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने इस अपॉर्चुनिटी को का फ़ायदा उठाया और वो लाइन ऑफ कंट्रोल के वहाँ पे जा पहुंचे और ऑक्यूपाई कर लिया वेकेंट पोस्ट को। फेब 1999 में इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने लाहौर में विजिट किया और इंडिया पाकिस्तान ने साइन की लाहौर डिक्लेरेशन। उसके बाद इंडियन आर्मी ने डिस्कवर किया मई 1999 में कि स्नो जो है वो पिघल गई है और जो हाई ऑल्टीट्यूड इंडियन पोस्ट है एलओसी के पास वो ऑक्यूपाई कर लिए मुजाहिदीन डिस्गाइज पाकिस्तान आर्मी यूनिट्स ने। और इंडिया का जो क्रूशल लिंक जो नेशनल हाईवे 1D जो कि श्रीनगर से लेह को जोड़ता था वो इजीली एक्सेस या फिर टारगेट किया जा सकता था इन पोस्टों से, जो कि पाकिस्तान आर्मी ने कैप्चर कर ली थी। उसके बाद एक इंटेंस फाइट शुरू हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद जो है इस फाइट को इंडियन जो आर्मी है उनको सपोर्ट करवाया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, और इंडियन आर्मी ने अपनी पोस्टों को रीगेन कर लिया, जो कि टाइगर हिल और तूलिंग जैसी पोस्टें थी। पाकिस्तान ने जो है रिमेनिंग एरिया से खुद को विड्रॉ कर लिया इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से और हाई कैजुअलिटीज़ की वजह से। इसलिए हम 26 जुलाई को कारगिल दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। अब आगरा समिट 2001 की बात करते हैं। आगरा समिट 2001 जो है वो 2 दिन का समिट था जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 14 जुलाई से लेकर 16 जुलाई 2001 के बीच। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज को सॉल्व किया जा सके। और इस मीटिंग का जो पर्पस था वो ये था कि न्यूक्लियर आर्सनल्स को रिड्यूस करना, JNK के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो प्रपोज किया गया था उसको भी साइन करना। बट नेगोशिएशन टूट गई और आगरा ट्रीटी कभी साइन हुई नहीं। अब एरिया ऑफ कंटेंशन की बात कर लेते हैं, मींस एरिया ऑफ डिस्प्यूट क्या है। सबसे पहला है कश्मीर। जो कश्मीर है वो एरिया ऑफ डिस्प्यूट है। जो पॉलिटिकल डिफरेंस है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में टेरिटोरियल क्लेम को लेकर जम्मू एंड कश्मीर के, वो वॉर सब्जेक्ट ऑफ वॉर रहे हैं इन द ईयर 1947, 65 एंड 1999। और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली सीज फायर वायलेशन होता रहता है और जो इन्फिल्ट्रेशन होती रहती है पाकिस्तान साइड से कश्मीर में। कश्मीर का जो इशू है वो अभी भी कंटेंशियस है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ओके, और जो जो है दोनों तरफ से पाकिस्तान साइड से सीज फायर वायलेशन कॉन्टिन्यूसली होती रहती है और काफ़ी लोगों की जो है वो जान भी जाती है, इंक्लूडिंग मिलिट्री फोर्सेस के जो पर्सनल्स हैं वो और जो सिविलियंस हैं वो भी। सेकंड डिस्प्यूट है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड है नॉर्दर्न लद्दाख इन कराकोरम रेंज और ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है वर्ल्ड का। सियाचिन ग्लेशियर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। 1984 से पहले ना ही तो इंडिया ना ही पाकिस्तान किसी की भी परमानेंट प्रेजेंस नहीं थी इस ग्लेशियर पे। 1984 में क्या हुआ, इंडिया
को इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चला कि पाकिस्तान जो है सियाचिन ग्लेशियर को ऑक्यूपाई करने के प्लान में है। तो इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन मेघदूत और ग्लेशियर पे पहले पहुंचने के लिए। ऑपरेशन सक्सेस हुआ और इंडियन आर्म फोर्सेज ने हायर ऑल्टीट्यूड के एरिया को कैप्चर कर लिया और पाकिस्तान आर्मी ने लोअर ऑल्टीट्यूड के एरिया को कैप्चर किया। इंडिया के पास स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है इस रीजन में। और इसके बाद क्या हुआ कि 2003 में आर्मिस्टिक ट्रीटी बिटवीन द टू कंट्रीज साइन हुई और फायरिंग एंड बोmbardment जो है इस एरिया में वो रुक गई और दोनों साइड से जो है आर्मी जो है यहाँ पे अब वो कर रही है, पहरेदारी कर रही है। उसके बाद को नेक्स्ट जो बोन ऑफ कंटेंशन है दोनों कंट्रीज के बीच में, दैट इज सर क्रीक डिस्प्यूट। सर क्रीक एक 96 किलोमीटर एस्ट्यूटरी है रन ऑफ कच्छ रीजन में इंडिया के। ये लाई करती है गुजरात जो कि इंडिया में है, सिंध पाकिस्तान के बीच। ये डिस्प्यूट जो है वो किस वजह से है? ये इंटरप्रिटेशन ऑफ मेरीटाइम बाउंड्री लाइन की वजह से है दोनों कंट्रीज के बीच में। पाकिस्तान क्लेम करता है कि जो एंटायर सर क्रीक है वो उनके अकॉर्डिंग जो 1914 का एग्रीमेंट है वो साइन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड देन रूलर ऑफ कच्छ, उसके अकॉर्डिंग ये इनका है। जबकि इंडिया क्लेम करता है कि ये बाउंड्री लाई करती है मिड चैनल के बीच एज पर 1925 मैप। तो कोई भी कंट्री जो है वो सर क्रीक को एक दूसरे को देने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि अगर सर क्रीक एक दूसरे को दे भी दी गई तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है हाथ से चला जाएगा। उसका मतलब रिच गैसेस और मिनरल डिपॉजिट भी हाथ से चले जाएंगे। उसके बाद वाटर डिस्प्यूट, दोनों नेशन के बीच में एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है वाटर का, इंडस रिवर का। दोनों साइड्स में इस डिस्प्यूट को लेके बातचीत होती रहती है। जो इंडस वाटर ट्रीटी इन 1960 से पहले अरेंजमेंट थी जो पानी शेयर करने की, ठीक है, और वो काफ़ी वीक थी। तो इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, जो कि वर्ल्ड बैंक की हेल्प से हुई थी। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो 3 रिवर है रवि, ब्यास एंड सतलुज, वो इंडिया को दी गई फॉर एक्सक्लूसिव यूज़ और दूसरी 3 रिवर सिंध, चेनाब है, झेलम, वो पाकिस्तान को दी गई। ऑल्दो ये ट्रीटी जो है वो वॉयलेट कभी, मतलब ये ट्रीटी कभी वॉयलेट ही नहीं हुई। सी हमारी जो है इतनी वॉर हो गई लेकिन फिर भी ये ट्रीटी जो है वो अभी तक अच्छे से काम कर रही है। उसके बाद का जो डिस्प्यूट है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, प्रोपेगेंडा एंड सीज़फायर वायलेशन। जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मतलब क्या है कि वहाँ से ना ये लोग इन्फिल्ट्रेट करते रहते हैं जो इनको टेररिस्ट को कश्मीर रीजन में, ताकि इंडिया में तबाही मचाई जा सके। और उसके बाद ये प्रॉक्सी वॉर भी चलाते रहते हैं पाकिस्तान वाले इंडिया के खिलाफ। तो उसके बाद क्या हुआ, ये सिर्फ सीज़ फायर वॉयलेशन नहीं करते जबकि ये स्पॉन्सर करते हैं टेरर अटैक्स, जैसे कि मुंबई अटैक हुआ था 26/11 का, पठानकोट एयरबेस अटैक, उरी अटैक और मोस्ट रीसेंट पुलवामा अटैक। जो मोटिव गवर्नमेंट है उन्होंने जो रिटेलिएट किया था जब ये पुलवामा अटैक हुआ मतलब पुलवामा अटैक तो अभी हुआ था 19 में, बट जो 2016 में भी एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, क्योंकि जो इनकी तरफ से जो है कुछ ना कुछ होता रहता है। फिर उसके बाद पुलवामा अटैक जो हुआ था उसका जो रिटेलिएट वर्जन था वो था बालाकोट एयर स्ट्राइक ऑफ 2019। उसकी वजह से हम पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे पाए कि इंडिया जो है वो टेरर अटैक को नहीं टॉलरेट करेगा। जो रीसेंट टेररिस्ट एनकाउंटर्स है कशिश, वो ये दिखाते हैं कि जो कंप्लीट एलिमिनेशन जो टेररिज्म का है वो अभी भी एल्यूसिव है। अपार्ट फ्रॉम द टेरर अटैक्स पाकिस्तान इन्वॉल्व है एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में भी। इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो वार्न करती है गवर्नमेंट को अबाउट पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा ऑन सोशल मीडिया, जो वो फैलाते रहते हैं इंडिया के जो सेक्युलर क्रेडेंशियल के बारे में विद रिस्पेक्ट टू द गल्फ कंट्रीज। ओके, उसके बाद एक कुलभूषण जाधव केस है। पाकिस्तान ने एक्यूज़ किया था कुलभूषण जाधव को एज अ स्पाई और उनको सेंटेंस टू डेथ दी गया उनके मिलिट्री कोर्ट के द्वारा। अकॉर्डिंग टू इंडिया जाधव जो है वो रिटायर्ड नेवल ऑफिसर है जो कि ईरान में बिजनेस ट्रिप पे थे और उनको फॉल्सली फ्रेम किया गया पाकिस्तान के द्वारा। इंडिया ने डिमांड की कॉन्सुलर एक्सेस ऑफ जाधव मेनी टाइम्स, बट ये डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया पाकिस्तान के द्वारा। उसके बाद इंडिया ने अप्रोच किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास और स्टेट किया कि पाकिस्तान वियना कन्वेंशन को जो है वॉयलेट कर रहा है, उनको डिनाई करके कॉन्सुलर एक्सेस इन कुलभूषण जाधव केस। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उन्होंने पाकिस्तान को बोला कि कुलभूषण जाधव केस में जो आपने डेथ पेनल्टी दी है आप उसको एक बार फिर से देखिए और कॉन्सुलर एक्सेस टू इंडिया अलाउ कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट डिस्प्यूट है ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट का। 1965 तक इंडिया जो है पाकिस्तान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था, बट जो रिलेशन में डिट्रॉयटेशन होती रहती है उसकी वजह से दोनों के बीच में ट्रेड काफ़ी कम हो गया।
उसके बाद पुलवामा अटैक के बाद फ़ेब में इंडिया ने जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा था पाकिस्तान से ले लिया और कस्टम ड्यूटी जो है वो इम्पोज़ कर दी पाकिस्तान के इंपोर्ट पे 200%। फिर इंडिया ने सस्पेंड भी कर दिया था क्रॉस एलओसी ट्रेड टू स्टॉप द मिसयूज़ ऑफ दिस रूट बाय पाकिस्तान बेस्ड एलिमेंट्स फॉर इन्फिल्ट्रेशन एंड टेरर फाइनेंसिंग, और पाकिस्तान ने जो है वो एयर स्पेस को क्लोज़ कर दिया था। उसके बाद अब लेटेस्ट इवेंट्स जो हुए जिसकी वजह से जो एंगेजमेंट है वो फर्दर रिड्यूस हुई है। पहला पुलवामा अटैक जो 2019 में हुआ था, उसके बाद इंडिया ने बालाकोट रिस्पॉन्स दिया था। ओके, फिर आर्टिकल 370 इंडिया ने एब्रोगेट कर दिया अगस्त 5 को आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से। और उसके बाद क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर ने पूरी तरीके से ट्रेड को वो कैंसिल कर दिया इंडिया के साथ। वो मतलब उन्होंने कहा हम बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे, और यही है कि ट्रेड स्टॉप्ड कंप्लीटली मीन्स वो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद हुआ। तो एरियाज ऑफ कॉपरेशन क्या है? सी सार्क सार्क जो है वो अभी तक अनसक्सेसफुल रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन जो है वो काफ़ी गंदे हैं, तो उसकी वजह से सार्क जो है वो सक्सेसफुल नहीं रही है। और अगर सार्क सक्सेसफुल होगी तो साउथ एशिया पूरा डेवलप करेगा। क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर एज पर द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2019 साउथ एशिया जो है वो मोस्ट वल्नरेबल रीजन है क्लाइमेट चेंज से और उसके रिलेटेड डिजास्टर जो होते हैं जैसे फ्लड, साइक्लोन, ड्रॉट। दोनों इंडिया एंड पाकिस्तान एक साथ आएँ और अपनी दूसरी साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ आके इस मैटर में डील करें। करतारपुर कॉरिडोर जो है वो एक एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में इन टर्म्स ऑफ पीपल टू पीपल लेवल, जो कि शोकेस किया गया इन द ओपनिंग ऑफ करतारपुर कॉरिडोर। सिमिलरली ऐसे रिलीजियसली इंपॉर्टेंट साइट्स को ओपन किया जा सकता है दोनों साइड, ताकि रिलेशंस जो है वो और इम्प्रूव हों। उसके बाद फाइट अगेंस्ट कोविड-19 इंडिया का इनिशिएटिव था जब इंडिया ने ऑनलाइन सार्क नेशंस के साथ जो कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ और भी इश्यूज़ पे जो है वो कर सकता है, कोऑपरेट कर सकता है और काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होके ये लोग बायलैटरली काफ़ी सारे इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। अब पोटेंशियल ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशन की बात कर सकते हैं। अगर दोनों कंट्री चाहे तो पीस मेंटेन हो सकती है बॉर्डर पे, बेटर रिलेशन हो सकते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पास होता है, वो सर्टेनली बेनिफिट कर सकता है साउथ एशिया के रीजन को और उसके लोगों को और इकोनॉमी को। अगर बेटर इंडिया पाकिस्तान रिलेशन हुए तो जो तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन है जो ओरिजिनेट होती है तुर्कमेनिस्तान और पास होती है अफगानिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू, और उसका एंड इंडिया में होता है, वो भी हेल्प करेगी नेशनल एनर्जी नीड्स को सिक्योर करने में फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। एक बेटर इंडिया पाकिस्तान रिलेशन जो है वो हो सकते हैं अगर अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आए। सार्क अपनी रेलेवेंस रीगेन कर सकता है अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन इंप्रूव होए। अगर दोनों कंट्रीज अपने टेंशन को रिड्यूस करें तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर भी कम हो सकता है और यही मिलिट्री पे जो पैसा लगता है वो दूसरी चीज़ों पे लग सकता है। जो इंडिया एंड पाकिस्तान है वो वर्ल्ड के हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर, माल नरिश्ड एंड इलिटरेट्स रहते हैं। अगर दोनों कंट्रीज जो है वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 को अचीव कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। उसके बाद वे अहेड क्या है? सी दोनों कंट्रीज़ अगर अच्छे से एंगेज होती है तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोका जाएगा और इंडिया को अपनी पॉलिसी जो टॉक एंड टेररिज्म कांट गो हैंड इन हैंड कंटिन्यू रखनी चाहिए। दोनों कंट्रीज़ को और भी मल्टीनेशनल फोरम्स में एंगेज करना चाहिए, एससीओ, सार्क और ट्रैक टू डिप्लोमेसी को भी कंटिन्यू करना चाहिए। ये जो है वो इंश्योर करेगी फ्रंट लाइन एंगेजमेंट दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इनिशिएटिव जैसे करतारपुर कॉरिडोर, ऐसे इनिशिएटिव को और लेना चाहिए दोनों कंट्रीज़ के द्वारा। इंडिया के पास मिलिट्री एंड इकोनॉमिक सुपरियॉरिटी है पाकिस्तान से और इसको इंक्रीज करने के लिए फर्दर इंडिया को फोकस करना चाहिए रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स आर्म फोर्सेस। सो अब कंक्लूजन की बात करते हैं। साउथ एशिया के पास कैपेसिटी है डेवलप होने की और ग्रोथ करने की, बट फिर भी जो है वो नहीं अभी तक साउथ एशिया कर पाया है, सिर्फ एक रीज़न की वजह से, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में बिटर रिलेशन की वजह से। अगर दोनों कंट्रीज़ जो है वो अच्छे से रिलेशंस को मेंटेन करें तो जो ये साउथ एशिया है वो पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस रह पाएगा। सो गाइज दैट वाज ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब SSB Success YouTube channel. Thank you guys. Bye bye. Take care.